हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंडियन लॉजिक के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इंडियन लॉजिक होता क्या है, जिसे आप भारतीय तर्कशास्त्र के टर्म्स में जानते हैं। तो देखते हैं इसे। इंडियन लॉजिक डिफाइन करता है सोर्स ऑफ नॉलेज को। क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इंडियन लॉजिक डिफाइन करता है सोर्स ऑफ नॉलेज को। अब यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड है कि नॉलेज। किस तरह के नॉलेज के लिए हमें सोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो पहले हम नॉलेज को समझते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। हम अपने रियल लाइफ में जब भी किसी नॉलेज यानी किसी भी टर्म्स के लिए आप नॉलेज गेन करते हैं, ये दो तरह के नॉलेज होता है। पहले नॉलेज होता है डायरेक्ट नॉलेज और दूसरा होता है हमारे पास इनडायरेक्ट नॉलेज। अब आप बोलेंगे कि सर ये दो टाइप के नॉलेज क्या है, इसे समझिएगा। जैसे अगर मैं इस मार्कर की बात करता हूं, तो अगर ये मार्कर एग्जिस्ट करता है तो इसके बारे में आप कैसे बता सकते हैं? आप इसे देखकर या टच कर। क्लियर है? यानी ऐसे नॉलेज जिसके बारे में आप जानने के लिए अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आंख, नाक, मुंह, त्वचा, कान, इस तरह के टर्म सेंस का इस्तेमाल करके आप किसी के बारे में नॉलेज गेन करना डायरेक्ट नॉलेज कहलाता है। क्लियर है? अब आइए इनडायरेक्ट नॉलेज की बात करें। अगर मैं इस मार्कर को गिरा दूं, अगर मैं यहाँ पे इसे छोड़ दूं तो ये मार्कर नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक नॉलेज के बारे में पता किया कि ये मार्कर जो नीचे गिरा, तो यहाँ पे एक नॉलेज है जिसे आप ग्रेविटी कहते हैं, जिसे आप देख नहीं सकते, ना ही आप उसे टच कर सकते हैं, लेकिन ग्रेविटी तो है। लेकिन इस तरह के नॉलेज को आप इनडायरेक्ट नॉलेज कहते हैं, जिसे सिर्फ अनुमान किया जा सकता है या फिर उसके बारे में आर्गुमेंट किया जा सकता है, उसी को आप इनडायरेक्ट नॉलेज कहते हैं। तो हम अपने रियल लाइफ में जितने भी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं वो गेन होता है इन्हीं दो तरीके से, या तो डायरेक्ट नॉलेज के तरीके से या फिर इनडायरेक्ट नॉलेज के तरीके से। अब समझ में आ गया कि नॉलेज क्या है। अब आइए, अब इस नॉलेज को गेन करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ सोर्सेस होने चाहिए और कुछ ना कुछ प्रोसेस होने चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नॉलेज को गेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोर्सेस और कुछ ना कुछ प्रोसेस होना चाहिए। जैसे कि सोर्सेस की बात करें, डायरेक्ट नॉलेज के केस में आप क्या इस्तेमाल करते हैं? अपने सेंस ऑर्गन का, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, तो ये एक सोर्स है। इनडायरेक्ट नॉलेज में किसका इस्तेमाल करते हैं? अपने मनास का एक मतलब बुद्धि का, जिसमें हम इन्फेरेंस और आर्गुमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास सोर्सेस हैं और उस सोर्सेस के थ्रू आप कुछ ना कुछ प्रोसेस निकालते हैं। तो उन्हीं सोर्सेस और प्रोसेस को डिफाइन करता है इंडियन लॉजिक। आप समझ में आया कि इंडियन लॉजिक क्यों बोला गया इसे सोर्स ऑफ नॉलेज, कि इंडियन लॉजिक हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज को डिफाइन करता है। अब बात आपको पूरी तरह से क्लियर है। अब आइए, चूंकि किसी भी नॉलेज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, अनलिमिटेड सोर्सेस हैं, लेकिन उस सोर्सेस में कौन सा सोर्सेस वैलिड है, कौन सा सोर्सेस इनवैलिड है, उसके लिए हम यूज करते हैं एक लॉजिक का। बात समझ में आया कि इंडियन लॉजिक तो डिफाइन करता है सोर्स ऑफ नॉलेज। किसी नॉलेज को गेन करने के लिए कितने सोर्सेस और प्रोसेस की जरूरत है, वो आपको इंडियन लॉजिक बताता है। जो आने वाले अपकमिंग वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से प्रोसेस हैं, कौन कौन से सोर्सेस। लेकिन उन सोर्सेस में की वैलिडिटी को चेक करता है लॉजिक। लॉजिक को बोला जाता है स्टडी ऑफ इन्फेरेंस एंड आर्गुमेंट। यानी किसी भी टर्म्स के बारे में अनुमान या तर्क वितर्क करके किसी सोर्सेस की वैलिडिटी बताना लॉजिक कहलाता है। अब ये लॉजिक टाइम टू टाइम अलग अलग पीरियड में भी आप बोल सकते हैं कि अलग अलग पीरियड में अलग अलग देशों द्वारा अलग अलग जगहों में इसे अलग अलग टर्म्स में लिखा गया। जरूरी थोड़ी है कि कोई सोर्स अगर वैलिड है उसके लिए हमारा ही लॉजिक कंपल्सरी है और यही यूनिवर्सल है, मोनोपोली हो जाएगा ये तो। लेकिन ये लॉजिक अलग अलग समय में अलग अलग पीरियड में लिखा गया, इसलिए हमारे सिलेबस में इंडियन लॉजिक को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जरा ध्यान से देखिएगा। पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक है, जिसको आप ग्रीक लॉजिक से जानते हैं। ग्रीक लॉजिक भी एक लॉजिक है जिसमें सोर्सेस की वैलिडिटी और इनवैलिडिटी को बताया जाता है। क्योंकि आपको पता है सोर्स ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, ये तो पूरे यूनिवर्सल के लिए है। तो अगर ये नॉलेज पूरा यूनिवर्सल है यानी पूरे रियल लाइफ में इस्तेमाल होता है, तो अलग अलग समय में अलग अलग फिलोसोफर ने अलग अलग लॉजिक लिखी होंगी। उन्हीं लॉजिक में से पहला था हमारे पास ग्रीक लॉजिक। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक है, इसमें आप देखेंगे चाइनीज लॉजिक के बारे में। दूसरा हमारे पास चाइनीज लॉजिक। तीसरा है हमारे पास, इसमें देखेंगे जो हमारे पास आता है इंडियन लॉजिक। और इसके बाद भी बहुत सारे लॉजिक है, जैसे बेबीलोन लॉजिक और भी सारे लॉजिक हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इंडियन लॉजिक के बारे में पूछा गया है।
यानी आप ग्रीक और चाइनीज लॉजिक के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं बात की जाती हैं, हमें सिर्फ इंडियन लॉजिक के बारे में देखना है कि इंडिया में जो मुनि थे, ऋषि थे और बहुत बहुत सारे फिलोसफर थे, उन्होंने सोर्स की वैलिडिटी के लिए किस किस तरह के लॉजिक को इस्तेमाल किया गया है और उसी टर्म्स का कलेक्शन इंडियन लॉजिक कहलाता है। अब हम इंडियन लॉजिक के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे इंडियन लॉजिक की बात करूं तो मॉडर्न डे में इंडियन लॉजिक को नाव्या और न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक बोला जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि इंडियन लॉजिक अब हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन इंडियन लॉजिक को मॉडर्न डे में नाव्या और न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक बोला जाता है। और इसे फाइनली जो नाव्या और न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक के टर्म्स में आपके पास दिखाया था वो थे महर्षि गंगोपाध्याय। गंगोपाध्याय ये एक मुनि थे जिन्होंने 13th AD यानी 1300 ईस्वी में इंडियन लॉजिक को एक नए टर्म्स में हमारे लिए में बना के रखा, जिसे नाव्या और न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं, जिसे गंगोपाध्याय एक मुनि थे जिन्होंने इसे इस टर्म्स मॉडर्न डे में इंडियन लॉजिक को नामांकन कहते हैं वो किया था। क्लियर है? अब आइए, अब इंडियन लॉजिक आपको पता है कि इसमें बहुत सारे फिलोसफर ऋषि मुनियों का कंट्रीब्यूशन है। तो अब इन्हीं कंट्रीब्यूशन को अलग अलग टर्म्स में अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया। पहला है हमारे पास हिंदू फिलोसफर लॉजिक, यानी जब हिंदू ऋषि मुनियों ने जिन लॉजिक को लिखा उसी को एक कंबाइंड फॉर्म में हिंदू फिलोसफर लॉजिक बोला गया। दूसरा है हमारे पास बुद्धिस्ट लॉजिक, यानी जब भगवान बुद्ध जिसके आप बोलते हैं उनके द्वारा जो लॉजिक दिया गया उसी को बुद्धिस्ट लॉजिक, और महावीर जैन द्वारा जो लॉजिक दिया गया उसे आप जैनिज्म लॉजिक कहते हैं। तो ऑल्दो इसमें बहुत सारे लॉजिक है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, बस इन्हीं तीन के बारे में डिटेल में स्टडी करना। अब आइए, अगर मैं हिंदू फिलोसफर लॉजिक की बात करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा। हिंदू फिलोसफर लॉजिक, इसमें जितने ऋषि मुनि ने अपने लॉजिक को दिखाया वो लॉजिक को ऑर्थोडॉक्स लॉजिक बोला गया। ऑर्थोडॉक्स कहने का मतलब क्या है, जिसे हिंदी टर्म्स में आप आस्तिक बोलते हैं। यानी इस हिंदू फिलोसफर लॉजिक में ऋषि मुनियों ने लॉजिक लिखने के लिए हमारे वेद को, वेदांग को, उपनिषद को बेस माना और उसी के टर्म्स का यूज करके उन्होंने कुछ न कुछ लॉजिक लिखी थी, इसलिए इसको ऑर्थोडॉक्स या फिर आस्तिक बोला गया। और इसी कारण इसे उपनिषदिक या फिर वेदास भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने गॉड के अस्तित्व को माना, यानी भगवान हैं इसके अस्तित्व को माना, और इसके लिए जो लॉजिक लिखा वो कहाँ से इसके लिए सोर्स का इस्तेमाल किया, उपनिषद का, वेद का। समझना, इसलिए इसे आस्तिक या फिर उपनिषदिक बोला जाता है। अब आइए, दूसरा हमारे पास बुद्धिस्ट लॉजिक और जैनिज्म लॉजिक। इन्होंने जो लॉजिक लिखी, इन्होंने वेद, वेदांग, उपनिषद इसके सोर्सेज को पूरी तरह से नकार दिया, इसलिए इसे अनऑर्थोडॉक्स या फिर नास्तिक बोला गया। यानी एक सिंपल से टर्म्स में अगर एग्जांपल लूं, इन्होंने भगवान के अस्तित्व को नहीं माना। क्लियर है? और जब ये भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते तो इन्होंने सोर्स के रूप में वेद वेदांग का इस्तेमाल ही नहीं किया, इसलिए इसे नॉन औपनिषदिक या फिर नॉन वेदास भी बोला गया। समझ में आया? क्योंकि आपको पता है हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे थ्योरेटिकल हैं, तो यहाँ पे इन सारे थ्योरी को माइंड में रखना काफी कंपल्सरी है। अब मैं हिंदू फिलोसफर लॉजिक की बात करूं तो हिंदू फिलोसफर लॉजिक में बहुत सारे ऋषि मुनि थे, लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ ही ऋषि मुनि के बारे में जानना है, उसी के बारे में मैं यहाँ डिटेल्स में लिखा है। पहला है वैशेषिका लॉजिक। याद रखिएगा, ये हमारे पास एक तरह का लॉजिक है जिसे आप वैशेषिका लॉजिक कहते हैं। इसे लिखा था कन्नड़ा कश्यप ने। कन्नड़ा कश्यप एक महर्षि थे जिन्होंने वेद वेदांग को सोर्स मानकर एक लॉजिक लिखा, उसी लॉजिक को वैशेषिका बोला गया। समझ में आया? यानी कि ये लोग गॉड को मानते थे, इनका मानना था कि वेद में लिखी गई या उपनिषद में लिखी गई, वेद में और वेदांग में लिखी गई बातें बिल्कुल सही है, उसी के अनुसार उन्होंने अपने लॉजिक को लिख के दिखाया आपको। नेक्स्ट हमारे पास मीमांसा। मीमांसा काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ये इसके बारे में डिटेल में आगे भी जानने वाले हैं। मीमांसा लॉजिक को दो अलग अलग समय में अलग अलग ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया, ऑल्दो ये भी उपनिषदिक या वैदिक हैं, लेकिन अब दो अलग अलग पीरियड में एक मीमांसा की थ्योरी लिखा गया है, दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो तो मीमांसा थ्योरी को दो अलग अलग पार्ट में लिखा गया। पहले को बोला गया पूर्व मीमांसा, दूसरे को बोला गया उत्तर मीमांसा।
पूर्व मीमांसा लिखा गया था महर्षि जैमिनी द्वारा और उत्तर मीमांसा को लिखा गया था महर्षि बदरायन द्वारा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन से लॉजिक को किस मुनि ने लिखा है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन आ चुका है कि पूछा गया था विच मैच द फॉलोइंग। नीचे कुछ लॉजिक दिए हुए थे एक साइड और दूसरी साइड आपके पास कुछ मुनि के नाम दिए हुए थे। आप उन दोनों में रिलेशन निकालते कि कौन सा लॉजिक किस मुनि द्वारा लिखा गया। तो ये पॉइंट काफी मायने रखता है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चीज ध्यान में लेके चलना। नेक्स्ट हमारे पास नाव्या फिलॉसफी। नाव्या फिलॉसफी को लिखा था महर्षि गौतम ने। यहाँ पे गौतम बुद्ध और ये गौतम अलग है, ये चीज माइंड में लेके चलिएगा। इसे गौतम ने लिखा था। नेक्स्ट हमारे पास है सांख्य फिलॉसफी, जिसे सांख्य दर्शन बोलते हैं। ये लिखा था महर्षि कपिल ने, जिसे कपिला बोल देते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट हमारे पास योगा फिलॉसफी, जिसे लिखा था पतंजलि ने, और जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं जो पतंजलि योग वाले कुछ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। ये काफी इजी है। योगा फिलॉसफी को लिखा था पतंजलि। इसके बाद भी बहुत सारे हैं जो कई बुक से मेंशन करते हैं, जैसे आदित्य वेदांता हैं और भी टर्म्स के मुनि हैं जो सारे हिंदू फिलोसफर लॉजिक में आते हैं, लेकिन हमें इतने ही के बारे में डिटेल में जानना है। नेक्स्ट अगर मैं बुद्धिस्ट और जैनिस्ट लॉजिक की बात करूं तो इसमें 3 लोग काफी पॉपुलर हुए। पहला, चूंकि आपको ये बुद्धिस्ट लॉजिक इसे दिया था बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध ने, इसलिए इसे बुद्धिस्ट लॉजिक बोला गया। नेक्स्ट है जैनिज्म लॉजिक को दिया था महावीर जैन ने, लेकिन इसके बाद एक नए महर्षि आते हैं जिसे बोला गया चारवाक। ठीक है, अब मैंने बुद्धिस्ट और जैनिज्म के आगे हेटेरोडॉक्स लिखा है, तो इस बातों को जरा ध्यान से समझिएगा कि ये हेटेरोडॉक्स होता क्या है। देखिएगा, बुद्धिस्ट और जैनिज्म को हेटेरोडॉक्स बोला गया। रीजन क्या था, जरा ध्यान समझिए। जब बुद्ध ने बुद्धिस्ट लॉजिक लिखा, जैन ने जैनिज्म लॉजिक लिखा, इसके बाद काफी फिलोसफर द्वारा जब इसके लॉजिक को चेक किया गया तो देखा गया कि ऑल्दो बुद्ध और जैन ने अपने लॉजिक को लिखने के लिए उपनिषद और वेद का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन जब उसकी थ्योरी को पढ़ा गया तो उसमें से कुछ टर्म्स ऐसे जरूर दिखे जो जिसके कुछ न कुछ रिलेशन वेद और वेदांत से लिखे गए टर्म से मिलता जुलता था। फॉर एग्जाम्पल, मोक्ष की कल्पना करना, पुनर्जन्म की भावना। ये आप जब भी मैं आगे आने वाले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। बुद्ध और जैन ने पुनर्जन्म के लॉजिक को लिखा है, मोक्ष के लॉजिक को लिखा है, परिनिर्वाण के लॉजिक को लिखा है, लेकिन ये तीनों टर्म्स जो है कहीं ना कहीं उपनिषद और वेद से रिलेटेड हैं, इसलिए इसको बोला गया हेटेरोडॉक्स। लोगों को मानना था कि भले इन्होंने सोर्स के रूप में वेद और उपनिषद का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इनकी थ्योरी कहीं ना कहीं वेद, उपनिषद और वेदांत से रिलेटेड है, तो आप इसे पूरी तरह अनऑर्थोडॉक्स भी नहीं बोल सकते। तब इसलिए क्या बोला गया कि आप इसे मेड का टर्म्स बोल दीजिए, जिसे हेटेरोडॉक्स बोला जाता है। तो ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुनीज आर अनऑर्थोडॉक्स। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बुद्धिस्ट और जैनिस्ट एकमात्र 2 महर्षि थे जिन्हें हेटेरोडॉक्स बोला गया। अब क्लियर हो गया हेटेरोडॉक्स क्या है। अब चारवाक अनऑर्थोडॉक्स थ्योरी की अगर मैं बात करूं, ये फुल्ली 100% अनऑर्थोडॉक्स थे, यानी पूरी तरह से नास्तिक थे। ये दोनों नहीं है, क्योंकि पहले भले इनकी थ्योरी को कंबाइंड फॉर्म में अनऑर्थोडॉक्स बोला गया था, लेकिन अभी जो मैंने कुछ एग्जांपल बताए जैसे पुनर्जन्म की भावना, मोक्ष, परिनिर्वाण, ये कहीं ना कहीं वैद से था, इसलिए इसको हेटेरोडॉक्स बोला गया। जो फुल्ली अनऑर्थोडॉक्स थे वो है चारवाक, और चारवाक के लॉजिक को मेटरलिस्ट लॉजिक बोला गया, जिसे हिंदी में भौतिकवादी लॉजिक बोलते हैं। अब ये क्या होता है जरा ध्यान सुनिए। चारवाक ने जिस लॉजिक को लिखा वो बोलता है कि मैं उसी लॉजिक को बेस्ड मानता हूँ जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। कल्पना करने वाली कोई भी चीजें के लिए लॉजिक इन्होंने नहीं लिखा। जैसे आप धुआं देख रहे हो तो वो बिल्कुल सत्य है, उसके बारे में आप लॉजिक बता सकते हो, लेकिन उसके बाद आग का कल्पना करना उस चीज को ये नहीं मानता। क्लियर है। तो वो सीधा से अनुमान करता है कि जो चीजें फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, जिसका इस दुनिया में फिजिकली एग्जिस्टेंस है, जिसे एक इंसान छू सकता है, देख सकता है, उसके बेस्ड अगर आप कोई लॉजिक लिखते हैं उसी को मेटरलिस्ट या भौतिकवादी कहते हैं, जिसे चारवाक ने लिखा था। क्लियर है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप चाहे तो इम्पोर्टेंट में मान लीजिए कि चारवाक एकमात्र ऐसे मुनि थे जो मेटरलिस्ट थे। वो कल्पना की बातें अपने मनास मतलब होता है बुद्धि, आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा।
तो उस पर बेस्ड कोई भी अनुमान को ये मानने से इनकार करता है। वो सिर्फ जानता है हमारे सेंस ऑर्गन्स को टच करके, छू करके, टेस्ट करके, सुन करके, तो अगर कोई चीज़ें आपको दिखता है या फिर उसे टच कर सकते हैं वही मेटरलिस्ट है, और उसी के बेस्ड लॉजिक सत्य है, बाकी चीज़ें असत्य हैं। बात समझ में आया? अब आइए, अब हिंदी फिलोसफर या फिर बुद्धिस्ट या फिर जैनिस्ट लॉजिक की बात करूं तो सभी अलग अलग पीरियड में लिखे गए। हिंदी फिलोसफर की बात करूं, शुरुआत में कुछ मुनि, ऋषि मुनियों ने वेद को बेस मानकर अपना लॉजिक लिखा, जिसे वैदिक पीरियड बोला गया। क्लियर है? लेकिन बाद के समय में कुछ मुनियों ने उपनिषद को बेस मानकर अपना लॉजिक लिखा, जिसे उपनिषदिक पीरियड बोला गया। उपनिषदिक पीरियड। क्लियर है? तो हिंदी फिलोसफर के जो लॉजिक है इन्हीं दो पीरियड में आता है, वैदिक पीरियड और उपनिषदिक पीरियड में। आगे आइए, चूंकि बुद्धिस्ट और जैनिस्ट की बात करूं, उन्होंने तो वेद, उपनिषद, वेदांत को तो माना ही नहीं था, इसलिए इनके पीरियड को नॉन वैदिक पीरियड बोला जाता है। क्लियर है? ये चीजें आप ध्यान में लेके चलिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इंडियन लॉजिक का बेसिक इंट्रोडक्शन था। आने वाले वीडियो में हम इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है? थैंक यू।